वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। क्या रिश्वत मांगना ठीक है? और क्या किसी के ऊपर गाड़ी चलाकर उसे मार डालना ठीक है? क्या ढेर सारे पैसे लूटना ठीक है? खासकर जब एक पुलिस वाला ये सब करता है तो क्या होता है, यही हम आज की मूवी में देखने वाले हैं, जिसका नाम है हार्ड डेज। ये एक जापानीज मूवी है जो इसी साल रिलीज हुई है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को क्लिक करके यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं बेहतरीन मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में कार को दिखाते हैं जो बरसात की रात में सड़क पर तेजी से जा रही है। गाड़ी चला रहा है पुलिस कांस्टेबल रॉनी। एक तरफ वो टेंशन में है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस हालत में है, तो दूसरी ओर इंस्पेक्टर उसे कॉल करता है कि हमारे हायर ऑफिशियल को इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे स्टेशन में एक ऑफिसर राउडी गैंग से रिश्वत लेता है। और अब क्योंकि रॉनी भी रिश्वत लेता था तो वो पूछता है कि ये बात सीनियर्स तक कैसे पहुंची। इंस्पेक्टर बताता है कि एक वीकली मैगजीन ने किसी तरह पता लगा लिया था और अपनी मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल छापा है। अब रॉनी कहता है कि सर, मैंने खुद थोड़ी ना उस राउडी से रिश्वत ली थी, वो तो आपकी जिद की वजह से मैंने उससे हफ्ता वसूल किया। इंस्पेक्टर कहता है कि वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तुम जल्दी से स्टेशन आ जाओ, हेडक्वार्टर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कभी भी आता होगा। इसी बीच अचानक रॉनी की गाड़ी के आगे एक व्हाइट कलर कोट पहनी हुई औरत आती है। उसे बचाने के लिए रॉनी स्टीयरिंग घुमाता है तो दूसरी तरफ एक आदमी पर गाड़ी चढ़ा देता है और वो आदमी स्पॉट पर ही मारा जाता है। रॉनी को पहले से कई सारी टेंशंस थी और अब ये एक्सीडेंट। पास की सड़क पर एक पुलिस कार खड़ी होती है। अगर उन लोगों ने देख लिया तो रॉनी के लिए मुसीबत हो जाएगी। इसी वजह से वो जल्दी से लाश को पास की एक दुकान पर लेकर जाता है और वहां से कवर निकालकर लाश को अच्छे से कवर करके अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। फिर चुपचाप वहां से कार में निकल जाता है। अब वो सीधे हॉस्पिटल जा ही रहा होता है, पर रास्ते में एक ट्रैफिक कांस्टेबल गाड़ी रोककर ड्रंक एंड ड्राइव चेक कर रहा होता है। रॉनी अपना कांस्टेबल आईडी दिखाता है तो वो छोड़ देता है, लेकिन आगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है जो जिद करता है कि अल्कोहल मीटर में फूंको, तभी पता चलेगा कि तुमने पी है या फिर नहीं। वो गाड़ी को साइड में लेने को कहता है। रॉनी भी गाड़ी साइड में कर देता है। दोनों की बातों के बीच अचानक डिक्की से मोबाइल रिंगटोन सुनाई देती है। फिर ट्रैफिक पुलिस डिक्की खोलने को कहता है, लेकिन रॉनी इनकार कर देता है। अब बात बहस में बदल जाती है और रॉनी उन पर अटैक कर देता है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और एक आदमी जो हाई रैंक का ऑफिसर मालूम होता है वो आकर अपनी आईडी दिखाता है। वो सीधे आकर रॉनी से उसका नाम पूछता है। फिर रॉनी अपना नाम बताता है। अच्छा, तुम वही कांस्टेबल हो जिस पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा है। तुम्हें इंटरोगेट करने के लिए ही हेडक्वार्टर ने मुझे भेजा है। बताओ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? रॉनी रोते हुए कहता है कि सर, अभी मेरी वाइफ का कॉल आया था, मेरी माँ हॉस्पिटल में मर गई है, मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये लोग मेरी गाड़ी को चेक करने की जिद कर रहे हैं। हेडक्वार्टर का ऑफिसर कहता है कि तुम जा सकते हो और इस तरह रॉनी बाल बाल बचकर वहां से निकल जाता है। रॉनी हॉस्पिटल जाता है तो उसकी बेटी आकर उसको कस के पकड़ लेती है। यह है रॉनी की वाइफ, लेकिन इन दोनों का जल्दी डाइवोर्स होने वाला है। रॉनी अपनी माँ को देखता है जो बुढ़ापे की वजह से मरी है। यहाँ हेडक्वार्टर का वही ऑफिसर जिसका नाम माइकल है, वो रॉनी के पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सभी ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि रॉनी की माँ मर गई। माइकल वहीं रॉनी का इंतजार करता है। अब इंस्पेक्टर रॉनी को कॉल करके कहता है कि माइकल बहुत देर से वेट कर रहा है, तुम जल्दी स्टेशन आ जाओ। रॉनी इनकार कर देता है कि मेरी माँ मरी है, इस वक्त कैसे आऊँ, कल सुबह आ जाऊंगा। माइकल भी कल सुबह तक वेट करने का फैसला करता है। अब रॉनी अपनी वाइफ और बेटी को घर भेजकर ये सोचने लगता है कि अब इस बॉडी को डिस्पोज कैसे करूँ। इतने में इंस्पेक्टर कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, अभी तुम पार्किंग लॉट में वेट करो। रॉनी पार्किंग लॉट में आ जाता है। वो घबरा जाता है कि अब क्या होगा। तभी वो एक एसी वेंटिलेटर को देखता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इसमें बॉडी को डाल दूं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। वो वेंटिलेटर के साथ छेड़छाड़ कर ही रहा होता है कि इतने में इंस्पेक्टर और दूसरा कांस्टेबल वहां पर आ जाते हैं। रॉनी चौंक कर खड़ा होता है। इंस्पेक्टर पूछता है, क्या सच में तुम्हारी माँ मर गई है या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? माइकल तुमसे कल सुबह मिलेगा, उसके सवालों के जवाब तैयार रखना। और तुमने उस ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ाई क्यों की? उन लोगों ने बताया कि तुम कार की डिक्की में कुछ छुपा रहे थे। और ये कहकर वो कार की डिक्की खोलने को कहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। रॉनी कहता है, हो गई आपकी इन्वेस्टिगेशन? हो गई, अब मुझे जाने दो, मैं कल सुबह स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर को इसकी एक्टिविटीज पर शक होने लगता है। अब रॉनी घर जाकर लेट जाता है। उसकी वाइफ का दिया हुआ डाइवोर्स पेपर वहीं पर पड़ा होता है। सिर्फ रॉनी के साइन करने की देरी है और डाइवोर्स हो जाएगा। घर एकदम गंदा होता है। अगली सुबह रॉनी अपनी कार में बैठा होता है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ प्रॉब्लम क्यों हुई, विंडशील्ड पर इतना बड़ा क्रैक क्यों आया और कल रात को वो डिक्की क्यों नहीं खोल रहा था। इन सारे सवालों के जवाब उसको ठीक ठीक देने होंगे, वरना वो फंस जाएगा। तभी वो आगे एक पुलिस गाड़ी को देखता है और पुलिस वाले एक टैक्सी ड्राइवर से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। रॉनी एक सेकंड के लिए सोचता है और फिर हाई स्पीड में अपनी कार को उस पुलिस कार पर क्रैश कर देता है। फिर पुलिस से कहता है कि मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, सॉरी, आप लोग इस गाड़ी को टो करवाकर मैकेनिक शेड में पहुंचा दीजिए प्लीज। गाड़ी मैकेनिक शेड में लेके जाई जाती है। अब गाड़ी का फ्रंट पोर्शन पूरी तरह डैमेज हो चुका है
अब ये कोई नहीं पूछेगा कि विंडशील्ड क्यों टूटी। रॉनी के पास अब एविडेंस है कि इसी एक्सीडेंट में आगे का ग्लास टूट गया था। अब इंस्पेक्टर माइकल को बताता है कि रॉनी एक एक्सीडेंट में फंस गया है, उसे थोड़ी देर हो जाएगी। माइकल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि कल रात से रॉनी कोई ना कोई बहाना कर रहा है, लेकिन स्टेशन आने का नाम नहीं लेता। रॉनी किसी दूसरी गाड़ी में स्टेशन आ ही जाता है। माइकल उससे अकेले में पूछता है कि उस राउडी गैंग से तुमने रिश्वत ली थी या फिर नहीं। रॉनी कोई जवाब देता है, लेकिन उसकी बातें हमें नहीं बताई जाती। कुछ देर में माइकल बाहर आकर इंस्पेक्टर को बता देता है कि मुझे रॉनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए हम उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आप लोग फिक्र मत कीजिए और हॉलिडे सेशन को एंजॉय कीजिए। ये कहकर वो चला जाता है। अब सभी बड़े खुश होते हैं। रॉनी की मां के अंतिम संस्कार के लिए उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में एक कॉस्टली शॉप पेटी में रखा जाता है, जिसके चारों ओर आइस डाल दी जाती है। वहाँ पर भी रॉनी एक एसी वेंट को देखता है और उसे फॉलो करते हुए जाता है। वो वेंट बाहर जाकर खुलता है। रॉनी समझ जाता है कि एसी वेंट के जरिए लाश को किसी भी कमरे में ले जाया जा सकता है। रॉनी ने अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए एक कॉस्टली पैकेज चुना था और क्रियाक्रम करने वाले लोग वहीं पर आते जाते हैं। रॉनी कहता है कि कल सुबह तक मैं अपनी मां के पास रहना चाहता हूं, आप सब कल सुबह आइए। वे भी मान जाते हैं। फिर वो एक्सीडेंट वाली लाश को रस्सी से बांधकर एसी वेंट के जरिए अपनी मां के कमरे में लेके आता है। लाश नीचे गिरती है तो सिक्योरिटी को शक होता है और वो उस कमरे की ओर आ रहा होता है, लेकिन उसके आने से पहले ही रॉनी उस लाश को भी अपनी मां की लाश के साथ ऐसे बांध देता है जिससे कि वो एक ही लाश लगे। उस आदमी के पैरों को रॉनी मां की लाश के दोनों तरफ ऐसे सेट करता है जिससे मां का चेहरा ही दिखे। फिर झट से शव पेटी को बंद करके वो चुपचाप चेयर में बैठ जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसकी किस्मत तो देखिए, एक बार फिर इस शव पेटी के अंदर से उस आदमी का फोन बजने लगता है। अब रॉनी नर्वस हो जाता है कि क्या करूं। इतने में कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है। इस सिचुएशन में रॉनी को क्या करना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए दोस्तों, क्योंकि बेचारा फंस गया है। रॉनी झट से अपनी मां की शव पेटी से लिपट कर रोने का बहाना करता है। इतने में वो लोग कमरे में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये अपनी मां से कितना प्यार करता है, कितना अच्छा लड़का है। बेचारा रात भर रो ही रहा है। रॉनी पूछता है कि आप लोग कौन है? वे कहते हैं कि हम आइस चेंज करने के लिए आए हैं। रॉनी अब कहता है कि देखिए, अपनी माँ के लिए ये सेवा मैं ही करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे आइस दे दीजिए। वो लोग भी मान जाते हैं और रॉनी को आइस दे देते हैं। रॉनी भी बॉक्स खोलकर आइस को अंदर रख देता है। इतने में उसी राउडी गैंग का लीडर आता है जिससे रॉनी ने रिश्वत ली थी। वो रॉनी को हिम्मत देने आया था और उसे कुछ पैसे देता है। फिर वो आखिरी बार रॉनी की माँ का चेहरा देखना चाहता है, लेकिन रॉनी उसे शव पेटी खोलने से मना करता है। लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन खोलता है जिससे सिर्फ मुंह दिखता है। माँ को श्रद्धांजलि देकर वो निकलने वाला होता है, लेकिन फिर बैठकर रॉनी को पैसे कमाने का एक बढ़िया आइडिया देता है। वो बताता है कि इस शहर के सबसे बड़े बुद्धा टेम्पल में एक सेफ हाउस है जहाँ कई अमीर लोग अपना ब्लैक मनी रखते हैं। मंदिर के इंचार्ज इसी पैसों को सेफ रखते हैं और बाहर किसी को कोई शक भी नहीं होता। यही नहीं, कभी कभी तो कब्रिस्तान के अंदर भी ऐसे सेफ हाउसेस होते हैं जहाँ करोड़ों में ब्लैक मनी होता है। ये सारा काम करता है एक ग्रुप, लेकिन उनमें से अब एक आदमी उन्हीं के खिलाफ हो गया है। तुम्हें सिर्फ उस आदमी को पकड़ना है, और अगर तुमने ये कर दिया तो इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे कि तुम्हें लाइफ में कभी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम ऐश करोगे। रॉनी कहता है कि अभी मेरी माँ मरी है, इस वक्त मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता, मुझे सोचने का टाइम दो प्लीज। अब वो आदमी जिसकी डिटेल गैंग लीडर ने रॉनी को दी थी, उसकी फाइल पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन, लेकिन हेडक्वार्टर उसे एक छोटे मोटे केस में ढूंढ रहा था। फाइल में उसकी फोटो को देखकर रॉनी हो जाता है शॉक, क्योंकि ये और कोई नहीं, वही आदमी है जिसके ऊपर रॉनी ने गाड़ी चलाकर उसे मार डाला। उसका एड्रेस पता लगाकर पुलिस वहां पर जाती है। रॉनी भी उनके साथ होता है। वे उस शॉप को भी क्रॉस करते हैं जिसके अंदर से रॉनी ने कवर निकालकर लाश को बांधा था। वे उसके घर पहुंचते हैं तो पुलिस गन तानकर चुपचाप अंदर जाती है कि कहीं वो शूट ना कर दे, लेकिन सिर्फ रॉनी जानता है कि वो तो मर चुका है। रॉनी उस दुकान के पास जाकर चेक करता है कि कहीं मैंने कोई एविडेंस तो नहीं छोड़ दिया है। उसे कुछ चीजें मिलती हैं जिसे वो उठाकर रख लेता है। तभी रॉनी को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि मैंने तुम्हें उस लड़के को गाड़ी से उड़ाते हुए देख लिया था, उसके बाद तुमने जो किया वो भी मैं देख चुका हूँ। अब रॉनी टेंशन में होता है कि किसी ने उसकी सारी एक्टिविटीज को देख लिया है। तभी दूसरे ऑफिसर्स वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को देख लेते हैं जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। रॉनी तो एकदम डगमगा जाता है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। वे स्टेशन जाकर फुटेज देख रहे होते हैं तो रॉनी भी देखने बैठ जाता है। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे होते हैं। उसमें एक्सीडेंट वाली गाड़ी दिखती है, लेकिन खुशकिस्मती से उसका नंबर क्लियर नहीं होता। तब रॉनी को चैन आता है। फिर रॉनी अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए आया होता है और वाइफ से पूछता है कि हमारी बेटी कहाँ है। वो कहती है कि आपके ऑफिस से एक ऑफिसर आया था जो उसके साथ खेल रहा था, बहुत ही भला आदमी है। ये कहकर वो चली जाती है। तभी रॉनी को फिर से एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि मैं सब जानता हूँ। वो A to Z सब बताता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसके बाद तुमने क्या किया। रॉनी पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने ये भी देखा कि मैंने उस लाश को कैसे दफनाया। अननोन नंबर वाला कहता है कि हाँ, मैं वो भी जानता हूँ।
अब रॉनी उस पर चिल्लाता है कि झूठ मत बोल, तूने कुछ नहीं देखा क्योंकि मैंने लाश को अब तक दफनाया ही नहीं, रख दे फोन वरना बहुत बुरा होगा। इस तरह ब्लैकमेलर को डांट कर वो कॉल काट देता है। वेल दोस्तों, यहाँ पर रॉनी का कॉन्फिडेंस अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तभी पास की एक कार से एक आदमी उतरकर रॉनी को बाहर खींचता है और उसे खूब पीटता है। ये और कोई नहीं, हेडक्वार्टर का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर माइकल है। वो कहता है कि बेटा अब तेरा ड्रामा खत्म, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है, तुम्हें वो जिंदा चाहिए तो कल शाम ब्रिज के नीचे तुम उस आदमी की लाश को लेके आओ जिसका तुमने एक्सीडेंट किया था। ये कहकर वो रॉनी की बेटी को साथ लेकर चला जाता है। लेकिन ये माइकल असल में है कौन और रॉनी को ये ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, ये सब हमें एक फ्लैशबैक में एक्सप्लेन किया जाता है। दरअसल अब तक की घटनाओं से पहले यानी कि रॉनी के एक्सीडेंट से पहले का सीन दिखाया जाता है। माइकल के होने वाले ससुर के पास ढेर सारा ब्लैक मनी था। उसे सेफ रखने के लिए उसने कब्रिस्तान को चुना, यानी कब्रिस्तान के एक सेफ हाउस को चुना। वहाँ के दरवाजे की चाबी नहीं होती बल्कि एक एक्सेस कार्ड होता है जिसके जरिए वो खुलता है। ये सब वो आदमी जानता था जिसका रॉनी ने एक्सीडेंट किया। उसका नाम था रॉब। उसने माइकल के ससुर की ब्लैक मनी छुपाने में मदद भी की थी, लेकिन फिर वो लालची हो गया और वो माइकल का एक्सेस कार्ड चुराकर सेफ हाउस में घुस गया। लेकिन लॉकर तो सिर्फ ओनर के फिंगरप्रिंट से खुलता है। रॉब लॉकर का डोर खोलने की कोशिश करके थक गया और हार मानकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी ये सारी करतूतें वहां के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। माइकल के पास एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है जिसने उसे फुटेज दिखाया और कहा कि कैसे भी करके उससे वो कार्ड ले लीजिए वरना मुसीबत हो जाएगी। दरअसल माइकल का होने वाला ससुर और कोई नहीं, हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर है। माइकल उसे सारी बात बताता है। कमिश्नर कहता है कि तुमने ऐसे चोर पर भरोसा ही क्यों किया? अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो पहले उस चोर को ठिकाने लगाओ, वरना शादी तो क्या तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगा। माइकल कहता है नहीं अंकल, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर वो उस राउडी गैंग के लीडर से मिलता है जिससे रॉनी ने रिश्वत ली थी। माइकल उसे बताता है कि इस आदमी को पकड़ोगे तो मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। वो गैंगस्टर भी मान जाता है और माइकल घर जाता है तो वहाँ उसकी मंगेतर यानी कमिश्नर की बेटी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी उसे रॉब का मैसेज आता है कि लगता है तुम्हें पता चल गया कि मैंने लॉकर खोलने की कोशिश की थी। तुम मुझे अपना नौकर समझ रहे थे ना, अब देखो मैं तुम्हारा और उन पैसों का क्या करता हूँ। मैं तुम्हारी शादी भी रोकने जा रहा हूँ, फिर देखना। उसकी धमकियां देखकर माइकल को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी मंगेतर के साथ हंसकर बातें करता है। शादी के दिन रस्में चल रही होती है। कमिश्नर माइकल को फिर वार्न करता है कि अगर मेरे पैसों को कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। तभी एक औरत आकर माइकल का फिंगरप्रिंट मांगती है। वो पूछता है ये कौन सी नई रस्म है? वो कहती है कि नहीं सर, ये आजकल का ट्रेंड है, दूल्हे और दुल्हन के फिंगरप्रिंट्स को हम फोटो फ्रेम वगैरह करके उन्हें गिफ्ट करेंगे, ये लेटेस्ट फैशन है। कमिश्नर कहता है कि भाई हमारे जमाने में ये सब नहीं था, खैर तुम दे दो उसे फिंगरप्रिंट। ये कहकर वो चला जाता है। माइकल भी अपने फिंगरप्रिंट्स दे देता है। शादी भी हो जाती है और सभी खाने के लिए बैठे होते हैं। फूड सर्व करने से पहले वहाँ वेडिंग प्लानर्स आते हैं जिन्हें इन लोगों ने हायर किया था। वे कहती है कि अब हम सबके सामने दूल्हे और दुल्हन के फिंगरप्रिंट्स इस फ्रेम में लेंगे। ये सुनकर माइकल और कमिश्नर की सांस ही रुक जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले जो माइकल के फिंगरप्रिंट्स लेकर गई थी वो कोई और ही थी। और फिर रिवील होता है कि वो लड़की रॉब की गर्लफ्रेंड थी जिसने रॉब के कहने पर माइकल का फिंगरप्रिंट ले लिया है। रॉब यहाँ रुका नहीं, उसने माइकल के टेक्निकल एक्सपर्ट को टॉर्चर किया कि तुम उस लॉकर की कोडिंग चेंज करो। कोडिंग कुछ इस तरह चेंज कर दी जाती है कि उसमें माइकल के फिंगरप्रिंट्स मिटाकर रॉब के फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर हो जाते हैं। अब वो लॉकर सिर्फ रॉब के फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। अब रॉब के पास बाहर के दरवाजे का एक्सेस कार्ड भी है और लॉकर भी, जो अब इसी की फिंगरप्रिंट से खुलेगा। वो माइकल को कॉल करके चिढ़ाता भी है। यहाँ कमिश्नर अब माइकल के पैर पकड़कर खड़ा होता है और टॉर्चर करता है कि अगर तुमने उस रॉब को नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, फिर चाहे मेरी बेटी विधवा ही क्यों ना हो जाए। माइकल तंग आकर राउडी गैंग के लीडर को कॉल करके रॉब का पता मांगता है। वो भी एड्रेस पता करके माइकल को दे देता है। माइकल वहां जाता है तो रॉब की गर्लफ्रेंड होती है। वो रोने लगती है कि रॉब ने जबरदस्ती मुझसे वो सब करवाया था। इतने में रॉब आ जाता है और माइकल उस पर गोली चलाता है और वो बचकर भाग जाता है। तो माइकल दोबारा उसकी पीठ पर शूट करता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी भाग रही होती है और तभी रॉनी अपनी कार में वहां पर आया था। रॉब की गर्लफ्रेंड उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी और उसे बचाने के लिए रॉनी ने गाड़ी दूसरी तरफ घुमाई और गलती से रॉब के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गर्लफ्रेंड तो बच गई और उसी वक्त माइकल ने रॉब पर तीसरी गोली चलाई। रॉब वैसे भी मर जाता, लेकिन तब रॉनी की कार उससे टकराई और वो नीचे गिर गया। दरअसल वो एक्सीडेंट से नहीं बल्कि बुलेट इंजरी से मरा था। ये देखकर माइकल तो छुप गया। उसे लगा कि रॉनी लाश को वहीं छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन रॉनी ने वो किया जो माइकल ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। रॉनी ने लाश को अपनी डिक्की में शिफ्ट कर दिया और उसे वहां से लेकर गया।
लेकिन माइकल को रॉब के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे जिनके जरिए वो लॉकर को खोल पाए। फिर वो रॉनी को फॉलो करने लगा। इसीलिए जब रॉनी ट्रैफिक पुलिस के पास फंस गया तो उसने रॉनी की मदद की ताकि लाश रॉनी के पास रहे, पुलिस के हाथ न लगे। तो यह है दोस्तों असली कहानी। फिर माइकल अपने ससुर यानी कमिश्नर को बता देता है कि लाश रॉनी की गाड़ी में है। ससुर दामाद पर लाठी चार्ज कर देता है कि एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते तुम। माइकल भी कितना सहता, वो मुड़कर ससुर को पंच 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 पे पंच मारता है। फिर उसे पैरों तले दबाकर लात पे लात मारकर ससुर की जान ले लेता है। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रॉनी अपनी वाइफ से मिलता है। वो पूछता है मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारा दोस्त उसे कहीं लेकर गया है। रॉनी बताता है वो मेरा दोस्त नहीं है, पर तुम रो मत, मैं कैसे भी करके हमारी बेटी को बचा लूंगा। आखिर रॉनी की माँ का फ्यूनरल होता है, जिस दौरान इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस वाले शव पेटी को उठाकर लेकर जाते हैं। वो बहुत भारी होती है। वे नहीं जानते कि इसमें एक नहीं 2 लाशें हैं और जिस रॉब को वे ढूंढ रहे हैं वो इसी शव पेटी के अंदर है। फिर शव पेटी को उसकी फाइनल जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ लाश जला दी जाएगी। लेकिन जलाने से पहले रॉनी अंदर जाकर वहाँ के ऑपरेटर को डराता है कि मैं पुलिस से हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है, तुम पीछे हटो। वो बुजुर्ग डर जाता है कि कहीं बॉम्ब तो नहीं। वो घबराकर दूर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मशीन का बटन ऑन करके चला जाता है और शव पेटी जलना शुरू हो जाती है। अब रॉनी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो रॉब के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। वो किसी तरह मशीन को स्टॉप कर ही देता है और तब उसके पुलिस स्टेशन का एक और कांस्टेबल वहां पर आता है। वो रॉनी को एक प्रिंट आउट दिखाता है। दरअसल उसने किसी सॉफ्टवेयर के जरिए सीसीटीवी फुटेज को क्लीन किया था, जिसकी वजह से उसमें रॉनी की कार का नंबर साफ दिख रहा था। वो पूछता है सच बताओ तुमने क्या किया। रॉनी कहता है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन पहले ये लाश निकालने में मेरी मदद करो। फिर दोनों मिलकर रॉब की लाश को बाहर निकालकर वापस वैन में रख देते हैं। रॉनी फिर अपने साथी को सब बता देता है। वो दंग रह जाता है कि हेडक्वार्टर का ऑफिसर इतना बड़ा क्रिमिनल निकला, ऊपर से कमिश्नर उससे भी बड़ा क्रिमिनल। फिर वो देखते हैं कि लाश की पीठ पर 2-3 बुलेट्स के निशान हैं। अब रॉनी को तसल्ली होती है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि गन शॉट से मरा है। वे लाश के ड्रेस को चेक करते हैं। उसके पॉकेट से उसका फोन और कब्रिस्तान का एक्सेस कार्ड भी निकल जाता है। फिर उसके फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक करके उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं। रॉनी बात नहीं करता, लेकिन रॉब की गर्लफ्रेंड जो कई बार रॉब को कॉल कर चुकी थी, वो कहती है कि तुम हमारे यूजुअल अड्डे पे आ जाना, मैं वहीं तुमसे मिलूंगी। रॉनी बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। फिर दोनों कांस्टेबल्स रॉब के घर जाते हैं जहां उसकी गर्लफ्रेंड आई होती है। वे उसे एक जगह बांध कर रखते हैं। इतने में माइकल कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हें अकेले आने को कहा था, तुम किसी और के साथ क्यों आए हो। रॉनी कहता है कि मैं अकेले ही आऊंगा, बोलो कहाँ आना है। ये कहकर वो कार से बाहर आकर चलने लगता है। माइकल कहता है कि अगर तुम मेरा कहा नहीं मानना चाहते तो भुगतो। तभी एक भारी टैंक सीधे रॉनी की कार पर गिरता है। गाड़ी और उसके अंदर बैठा दूसरा कांस्टेबल दोनों ही कुचल दे जाते हैं। माइकल कहता है कि अगर तुमने होशियारी दिखानी चाही तुम्हारा भी यही हाल होगा, अब वही करो जो मैं कहता हूँ। रॉनी अंदर जाकर रॉब की गर्लफ्रेंड को धमकाता है और रॉब की लाश जो कि रॉनी ने अंदर रखी हुई थी उसका इंडेक्स फिंगर काट लेता है क्योंकि उसी से लॉक खुलेगा। फिर लाश को एक गाड़ी में लेकर वो वहां से निकलता है। रॉनी ने राउडी गैंग के लीडर से एक टाइम बॉम्ब भी लिया था। आखिर वो उस ब्रिज के नीचे पहुंचता है जहां माइकल ने उसे बुलाया था। माइकल कहता है कि मुझे रॉब की लाश दिखाओ। रॉनी भी उसे लाश दिखाता है। दरअसल उसने लाश पर टाइम बॉम्ब सेट किया हुआ था जो 4 मिनट में फट जाएगा। माइकल कहता है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ। रॉनी वैसा ही करता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी को देखना है। अब माइकल अपनी कार खोलता है और रॉनी की बेटी रोने लगती है। माइकल कहता है कि लाश को मेरी गाड़ी में चढ़ाओ। रॉनी उसे चढ़ा देता है तो माइकल रॉनी की बेटी को छोड़ देता है। रॉनी कहता है कि बेटी जल्दी से डैडी की कार में बैठ जाओ। छोटी वैसा ही करती है। रॉनी कहता है कि मैं रिश्वत लेने वाला छोटा क्रिमिनल हूँ, तुम ब्लैक मनी में डील करने वाले बड़े क्रिमिनल हो। जब तक तुम मुझे नहीं फंसाओगे मैं भी तुम्हारी असलियत किसी को नहीं बताऊंगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। लेकिन माइकल निकलने के बजाय अपने कार में रॉनी के पास आकर कहता है कि मुझे तुम जैसे इंटेलिजेंट क्रिमिनल की जरूरत है, बनोगे मेरे पार्टनर। रॉनी टाइम कैलकुलेट कर रहा होता है और अचानक वहां से दौड़ लगाता है। इससे पहले कि माइकल कुछ समझे उसकी कार ब्लास्ट होती है। रॉब की लाश पर रखा हुआ टाइम बॉम्ब फट चुका था। उसकी कार उड़कर सीधे नदी में गिरकर डूब जाती है। रॉनी अपनी बेटी को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि जल्द ही मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन करके दे दूंगा, आगे से मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहकर वो चला जाता है। फिर वो कब्रिस्तान जाकर उस सेफ हाउस के दरवाजे पर कार्ड टैप करता है। फिर उस लॉकर पर वो रॉब के कटे हुए इंडेक्स फिंगर को दबाता है और लॉकर भी खुल जाता है। रॉनी पैसे बटोरने के लिए अपने साथ एक बहुत बड़ा बैग लाया था, लेकिन वहां रखी करेंसी नोट्स के लिए बैग काफी नहीं है, एक बड़ा कंटेनर चाहिए। रॉनी कुछ गत्ते उठाकर बैग में रख लेता है, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि पैसों का लालच मुझसे बुरे से बुरा काम करवाता रहा है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये सोचकर वो पैसे वापस रखने जाता है, लेकिन तब पता चलता है माइकल मरा नहीं जिंदा है। वो रॉनी को शूट करने लगता है, लेकिन रॉनी भी उसे शूट करने लगता है। कुछ ही देर में रॉनी के सारे बुलेट्स खत्म हो जाते हैं।
लेकिन माइकल अभी भी शूटिंग जारी रखता है। एक पॉइंट पर रॉनी करेंसीज का ढेर माइकल पर गिराकर उससे लड़ने लगता है। फिर वो उठकर दरवाजे की ओर भागता है, तभी माइकल उसकी पीठ पर शूट कर देता है। 2 बुलेट्स लगने के बावजूद रॉनी किसी तरह उस कब्रिस्तान को क्रॉस करके बाहर आने ही वाला होता है, लेकिन माइकल भी उसे चेस कर रहा होता है। माइकल के भी बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। वो रॉनी को पकड़ लेता है और दोनों में घमासान लड़ाई होती है। आखिर में रॉनी उसे उठाकर जोर से नीचे पटकता है और माइकल की गर्दन टूट जाती है। रॉनी भी नीचे गिर जाता है। न जाने कितनी देर से दोनों ऐसे ही पड़े। अचानक रॉनी को होश आता है और वो उठता है। लगता है रॉनी बच गया और कहानी खत्म, लेकिन नहीं। अचानक रॉनी की गर्दन पर कोई करंट शॉक लगाकर उसे बेहोश कर देता है। हो, ये तो राउडी गैंग का लीडर है। दरअसल इसने बहुत पहले इस सेफ हाउस के पैसों को चुराने का फैसला कर लिया था, इसलिए इसने जानबूझकर उस मैगजीन को इन्फॉर्मेशन दी कि रॉनी रिश्वत लेता है। इसने पक्की प्लानिंग की थी और रॉनी की मदद करने के बहाने उसने रॉनी को बुरी तरह फंसाया और कमिश्नर और माइकल को धोखा देकर सारा ब्लैक मनी लूट लिया। इस तरह इसका मिशन पूरा हुआ और ये सारे पैसे लेकर वहाँ से आराम से निकल जाता है। लेकिन एक और ट्विस्ट रिवील होता है। उसकी गाड़ी में रॉब की गर्लफ्रेंड बैठी होती है। दरअसल इस गैंग लीडर के कहने पर ही ये रॉब की गर्लफ्रेंड बनी थी। सुबह होने लगती है और तब रॉनी को होश आता है। पैसे तो गए, कम से कम जान तो बची, ये सोचकर रॉनी अपनी गाड़ी में बैठता है। लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे माइकल एक कार में बैठा हुआ है। इन दोनों से मौत भी डरती है क्या? दोनों जिंदा रहने के लिए हद पार कर चुके हैं और इस हालत में एक चेजिंग भी होती है। दोनों एक दूसरे की कार को टक्कर मारते हुए सिटी के अंदर बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए एक दूसरे को मारने पे तुले होते हैं। यहाँ तो गाड़ियां नहीं है, लेकिन सिटी के अंदर न जाने ये लोग कितने लोगों को उड़ाने वाले हैं, क्या मुसीबत खड़ी करने वाले हैं, इनकी लड़ाई खत्म होगी भी या नहीं। इसी मैसेज के साथ ये मूवी खत्म होती है और आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज में अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।